शिकार बने चौंकने रहे। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्म सेहत है ये, सेहत से अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है सेहत, एक तंदुरुस्त बदन और चुस्त दिमाग। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, इल्म सेहत, जो हमें सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन और कामयाब पैथी, यूनानी पैथी या तिब के बारे में तालीम मुहैया कराएगी। अगर हम तिब्बे यूनानी की तारीख पर नजर डालें तो इसका आगाज यूनान से होता है। एक शख्स हुए जिसने तिब के तसव्वुरात पेश किए। इनका नाम बुकरात था। अंग्रेजी में इन्हें हिप्पोक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है और आज भी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करने पर हिप्पोक्रेटिक ओथ लेने के बाद ही तबीब आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार होते हैं। तिब का जो बुनियादी नज़रिया पेश करने वाले का नाम बुकरात था और ये ईसा मसीह से तकरीबन 400-500 साल पहले यूनान में पैदा हुए थे। उन्होंने सबसे पहले इसकी संगे बुनियाद रखी। उसके बाद फिर यूनान के, रोम के बहुत सारे ऐसे फ़लसफ़र आए, हकीम आए, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और सबसे ज़्यादा उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो मिडीवल पीरियड में अरबों ने किया। उसको साइंसी शक्ल में एक इल्म की हैसियत से उसको कायम करने में तिब्बी जो नज़रिया पेश किया वो बुकरात का नज़रिया था। अगर हम बात करें यूनानी सिस्टम के बेस की, तो बेसिकली यूनानी में हिप्पोक्रेटिक थ्योरी है, 4 ह्यूमर्स की, सफरा, सौदा, बगम, खून, उसके अराउंड इसे घूमता है। और हर इंडिविजुअल का एक टेम्परामेंट है, एक मिजाज है, इस तरह अद्वियात के मिजाज होते हैं। उसके बाद रोमन एक तबीब हुआ जिसको हम जालिनूस के नाम से जानते हैं और अंग्रेज़ी दुनिया उसको गैलन के नाम से जानती है। उसने अवलीन यूनानी तिब्बी नज़रियात में काबिल लिहाज इजाफे किए और बुकराती जो नज़रिया था उसको इस्तेकाम पहुँचाया। अब ये इल्म वहाँ से सफ़र करता हुआ अरब दुनिया से ईरान की तरफ जाता है। तो बहुत अहम नाम हैं जिनके बारे में ज़िक्र किया जाना चाहिए जब हम तिब्बी तारीख़ की बात करते हैं। तो उसमें अर्राज़ी हैं जिन्होंने एक किताब अपनी तख्लीक की थी, उसका नाम है किताबुल हावी, और जो बहुत अहम दस्तावेज़ मानी जाती है तिब से मुताल्लिक़ इल्म में। और ये 9वीं सदी के हकीम थे और बहुत बड़े आलिम थे। और इसके अलावा उन्होंने मेडिकल हिस्ट्रीज़ यानी जो बाकायदा केस हिस्ट्री वगैरह लिखने का चलन उन्होंने चलाया। उन्होंने हॉस्पिटल्स का निज़ाम का भी उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने मीज़ल्स के बारे में पहला रिसाला तसनीफ़ किया था। एक और अहम नाम जो है एक ईरानी स्कॉलर का है और वो हैं इब्न सीना। और इब्न सीना को अंग्रेज़ी दुनिया जो है एविसेना के नाम से जानती है। ये 10वीं और 11वीं सदी के तबीब थे और तिब के बड़े माहिर, बड़े आलिम समझे जाते हैं। और इसका सबूत ये है कि उनकी जो मार्कतुल आरा शाहकार था, जिसको हम अल कानून फी तिब के नाम से जानते हैं, अंग्रेज़ी में उसको द कैनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, तो उस किताब को यूरोपियन स्कूल्स में, यूरोप के तिब्बी मदरसों में कोई 800 साल तक बाकायदा टेक्स्ट बुक की तरह से पढ़ाया गया। लेकिन बाकायदा अगर हम इल्म तिब की तारीख़ पर नज़र करते हैं तो तकरीबन 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले ये इल्म जो है हिंदुस्तान में आता है और अरबों और ईरानियों के ज़रिए ये यहाँ पे दाखिल हुआ है। हिंदुस्तान में उसने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर दी कि फिर वो हिंदुस्तानी एक सिस्टम में तब्दील हो गई। ऐसा माना जाता है कि ये इल्म सिकंदर आज़म के ज़माने में हिंदुस्तान आया होगा और उसके बाद हिंदुस्तान की सरज़मीन पर ये परवान चढ़ा। मुग़लों की बादशाहत में इसने खासी तरक्की की। 13वीं से 17वीं सदी के बीच ये ख़ास व आम में बेहद मशहूर हो गई, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत के आने पर इस पेथी को दबाने की पुरज़ोर कोशिश की गई। यूनानी तिबी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी पुराने इलाज के तरीक़ों को दबाया जाने लगा, लेकिन फिर भी
यूनानी तिब में कुछ ऐसी ताकत थी कि मुल्क के कोने कोने में बढ़ती रही और पनपती रही। ब्रिटिश पीरियड में ड्यू टू ऑनस्लॉट सिस्टम को फेवर नहीं किया गया, लेकिन तब भी सिस्टम अपनी स्ट्रेंथ की बिना पर ज़िंदा रहा और इसमें प्रोग्रेस होती रही। बावजूद इसके कि अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि यूनानी आवाम के कल्चर में, आवाम के दिलों में घर कर गई थी, तो अंग्रेज़ दिलों में से तो नहीं निकाल सकते थे, इदारों को तो वो ज़रूर तहस-नहस कर सकते थे। और उन्होंने अपना अंग्रेज़ी जो इंग्लिश जिसको बोलते हैं मेथड था उसको अपनाया, यानी मेडिकल पे ज़्यादा जोर दिया और यूनानी को दबाते चले गए। अंग्रेज़ों ने अपने दौर में इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन हमारे आबा और अजदाद पुराने जो बुज़ुर्ग थे, हमारे बड़े थे, उन्होंने फिर से इसके लिए कोशिश करी और जतन किए। गवर्नमेंट की सपोर्ट न होने की वजह से सिस्टम को वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई ब्रिटिश पीरियड में जो इसका हिस्सा थी, लेकिन सिस्टम की अपनी थेरेपेटिक एफिकेसी इतनी ज़बरदस्त थी कि सिस्टम खुद ज़िंदा रहा। यूनानी को बिल्कुल तबाह कर दिया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन अब वो आज से फिर उभर रहा है। लोगों ने कोशिश करी और दवाओं ने फ़ायदा किया तो लोग अब इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसे ही खानदानी तबीब से हम मिले उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में, जो पिछली 7 पुश्तों से हिकमत करते आ रहे हैं। विरासत में मिले हजारों नुस्खे इन्हें आज भी जुबानी याद हैं। वे इस इल्म को आगे अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं ताकि वो भी लोगों की खिदमत कर सकें। मुझे इस मतलब में बैठे हुए तकरीबन 35 साल यहाँ पर हो गए और 10 साल मैंने आगे शाहबाद गेट पर मतलब किया, यानी तकरीबन 45 साल होने जा रहे हैं मतलब करते हुए, दवाखाना करते हुए। तो चूँकि हमारा ये ख़ानदानी जिसको बोलते हैं विरासती दवाखाना है, मतलब है क्योंकि मेरे वालिद भी हकीम थे और दादा भी हकीम थे और उनके परदादा भी हकीम थे। यहाँ तक कि हकीम अजमल खां जो दिल्ली के मशहूर हकीम रहे हैं, वो 1890 में रामपुर आए और इसी घर पर आए, क्योंकि उनका हमारा ताल्लुक़ आज से नहीं बल्कि बाबर के ज़माने से है। हकीम अजमल खां के ख़ानदान दिल्ली में रहा और हमारा जो परिवार वो हैदराबाद में रहा। हैदराबाद से 1805 में रामपुर आए और यहाँ के नवाब ने नहीं जाने दिया, तो यहाँ 200 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस दवाखाने को चलते हुए। तो आज अल्लाह का फजल है कि हमारे वालिद ने जो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने यूनानी दवाओं से इलाज किया, उसके बाद वो सिलसिला वो नुस्खे हमें मिले। ऐसे ही एक और तबीब से मिले हम दिल्ली में, जो आज भी तिब्बे यूनानी की बुनियादी उसूलों के जरिए मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। तकरीबन बाबर के ज़माने से हमारे ख़ानदान के लोग इसी पेशे को करते आए हैं। हमारे ख़ानदान में मौलवी होते हैं और हकीम होते हैं। हम लोग तिब को अरबी से ही पढ़ते हैं, अरबी हासिल करने के बाद फिर तिब भी अरबी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैंने आके BIMS और यहाँ पर BIMS किया और BIMS करने के बाद मैं तिब्बिया कॉलेज में प्रोफेसर लगा। तकरीबन 35 साल मैंने तिब्बिया कॉलेज में फार्मेसी और फार्मेकोलॉजी और वहाँ के मेडिसन यानी वहाँ के अस्पताल का इंचार्ज रहा। और अब जो है मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ गरीब आदमियों के जो यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं अस्पताल में, उनकी सेवा करता हूँ। इसी तरह ये जनाब अपने वालिद के ज़माने से यूनानी दवाएं बेचते आ रहे हैं और अपने बच्चों को भी इसी इल्म की तालीम दिलवा रहे हैं। मेरे वालिद साहब इसी यूनानी दवा को काम करते हैं और मुझे भी तकरीबन 40 साल हो गए इस काम को करते हुए। मैंने बेटे को भी यूनानी दवाओं का ही लिए डॉक्टरी पढ़वाई, BMS कराया है और वो भी यहाँ पर बैठता है और कुछ टाइम मैं बैठता हूँ, कुछ टाइम वो बैठता है और वो भी यूनानी दवाओं पर ही चला रहा है ख़ास तरीके से। इस सिस्टम से जोड़ पुश्तैनी है। हमारे दादा, उनके वालिद साहब, मेरे अपने वालिद साहब इसी पेथी से जुड़े हुए हैं, इस पेथी से मोहब्बत करते हैं और इस पेथी के साथ सदियों से चले आ रहे हैं। मेरे फादर ने भी मुझे इसी राह पर चलने के लिए कहा और जो मुझे अब उसका फ़ायदा मालूम हो रहा है। ऐसे ही कुछ खानदानों की वजह से ये पैथी हिंदुस्तान की ज़मीन पर फैलती चली गई। जनाब अजमल खां सरीखे तबीब की वजह से ही ये सीना बसीना चलने वाला इल्म एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद सारी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ आया।
आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज दिल्ली इसी मजबूत बुनियाद की पहली कड़ी था। और फिर अलीगढ़ का अजमल खां तिब्बिया कॉलेज, जो आज भी तिब्ब की तारीख में मील के पत्थर माने जाते हैं। इन सभी बदलावों के पीछे आज़ाद हिंदुस्तान की हुकूमत थी, जिसने एक बार फिर इसकी अहमियत को जाना, समझा और बढ़ावा दिया। अंग्रेज़ों के जुल्म झेलने के बाद एक बार फिर यूनानी तिब्ब हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब हम आज़ाद थे और हमारी अपनी हुकूमत थी। आज़ादी के बाद जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ द डे बनी, भारत सरकार वजूद में आई, तो इसके डेवलपमेंट के लिए और सिस्टम्स के साथ साथ काम किया गया। बहुत सी कमेटी बनी, मशहूर कमेटी, शुदा कमेटी, करण चोपड़ा कमेटी। इन सब के बेसिस पर सेंटर और स्टेट के लेवल पर बहुत डेवलपमेंट हुआ। सन 1969 में एक काउंसिल की शक्ल में नमूदार होती है, और वो काउंसिल थी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, यानी हिंदुस्तानी तिब्बों बशमूल यूनानी तिब्ब और होम्योपैथी में रिसर्च की एक काउंसिल का यानी बाकायदा क़याम होता है। सन 1969 के अंदर एक मुश्तरका काउंसिल कायम हुई थी, जिसका यूनानी आयुर्वेद और सिद्धा और होम्योपैथी के अंदर जिसका रिसर्च करना जिसका मकसद था। बाद में ये काउंसिल 4 काउंसिल्स के अंदर स्प्लिट होने के बाद अलग अलग काउंसिल क़याम का वजूद हो गया, उनका क़याम अमल में आया। और सन 1979 से ये काउंसिल जो है वो यूनानी तिब्ब के अंदर रिसर्च कर रही है। तो ये सब डेवलपमेंट्स हैं जिसके लिए भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्यू क्रेडिट दिया जाना चाहिए। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन है, जो हिंदुस्तान के अंदर रिसर्च से मुताल्लिक़ वाहिद इदारा है और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी सपोर्ट हासिल है। ये वो इदारा है कि जो तहकीक, जिसका मकसद, क़याम का मकसद यूनानी के अंदर तहकीक और रिसर्च करना है। इसी दौरान हुकूमत हिंद को ख्याल आया कि बाकायदा इन तिब्बों की, यानी हिंदुस्तानी तिब्बों और बिलखुसूस यूनानी और आयुर्वेद की जो तालीम है और उसकी प्रैक्टिस जो है उसको रेगुलेट किया जाए और उसको बाकायदा किसी कानून के तहत उस पर अमल हो और एक कानूनी शक्ल दी जाए उसको। CCIM एक बाकायदा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 1970 में एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और उसका काम ही यही है, जितने भी कॉलेजेस हैं उनका हर साल मुआयना करती है और जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उन सब को देखती है। अगर उस स्टैंडर्ड्स में कोई कॉलेज अगर नहीं उतरता तो उस कॉलेज में फर्दर एडमिशन देने की मनाही कर देती है। तालीम पर भी हुकूमत हिंद ने खासी तवज्जो दी और बाकायदा ये हुआ कि 5 साल की यूनानी तिब्ब में BUMS की डिग्री होगी और 5 साल उसका ड्यूरेशन होगा। और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात की गई। इसमें कुछ नए कवानीन आए और MD तिब्ब यूनानी में मास्टर्स की डिग्री शुरू करने का अहतमाम CCIM के तहत हुआ। यूनानी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ख़ास तौर से फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में होता है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में होता है। मिसाल के तौर पे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 है, उसमें चैप्टर 4A वो इसी से डील करता है। तो ये काम बहुत यूनानी काउंसिल के मारकतुल-आरा कारनामों में से है कि अदविया की मेयारबंदी की जाए। ये अदविया की मेयारबंदी, स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो मुफरद अदविया के लिए भी हो रहा है और उन मुरक्कब दवाओं के लिए हो रहा है। यूनानी तरीक़ा इलाज पूरी तरह से कुदरती इलाज है और ये न सिर्फ मर्ज़ को दूर करता है बल्कि इंसान की सेहत को बहाल रखने और बनाए रखने का भी काम करता है। और इसीलिए इसमें सबसे पहले हम मरीज़ के मिजाज को देखते हैं। मिजाज वो चीज़ है जिसके अंदर पूरा इंसान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्टडी होती है। मिजाज का बुनियादी तसव्वुर उमूमी तौर से हॉलिस्टिक यानी अप्रोच, यानी उमूमी अप्रोच, उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल के अंदर तब्दीलियाँ, ये यूनानी की 3 बड़ी खसूसियात ऐसी हैं जिसकी वजह से यूनानी मुज़मिन अमराज में ख़ास तौर से कामयाब है। अगर खाली सिम्टम्स पर ही ध्यान दिया जाए तो सिम्टम को दूर करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब तक वो सिम्टम किस वजह से पैदा हो रहा है, जब तक उसकी वजह नहीं तलाश की जाएगी और वजह पर जो है अटैक नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक बीमारी का पूरे तौर पर निदान नहीं हो सकता। हमारा यहाँ जो सिस्टम है, किसी टॉक्सिन को या जरासीम को उसको छोड़ा नहीं जाता है बॉडी में, बल्कि एलिमिनेट करने की तरकीब की जाती है, उसको बाहर निकाला जाता है। बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें यूनानी भी आती है, यही ज़्यादा कारआमद है आजकल। इसमें दो मकासद होते हैं। एक तो बॉडी इम्यूनिटी को या बॉडी डिफेंस को या कहिए जो कुव्वत है बॉडी को, उसको बहाल करना,
और उसके साथ साथ जो बीमारी है उसका तदारुक करना, ये दो मकासद होते हैं और इसीलिए ये होलिस्टिक अप्रोच कहलाती है। वो इसलिए कहते हैं कि इसमें हम पर्टिकुलरली सिर्फ किसी भी मर्ज़ की सिर्फ बीमारी और उसकी सिम्टम्स और वो सिम्टम्स किस वजह से पैदा हो रही हैं उसी पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि सबसे पहले हम इंसान की एज ए होल स्टडी करते हैं। यूनानी तरीक़ा इलाज की यूँ तो बहुत खूबियाँ हैं जिनकी वजह से आज भी लोग बढ़ती हुई तादाद में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस तिब की एक ऐसी खूबी है जो इसे तमाम पैथियों से अलग करती है। हर उम्र और तबके के लोग अब इस पैथी का फ़ायदा उठाने लगे हैं। आज के दौर में असल में सिर्फ दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं। वो इसीलिए हैं कि हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर अपनी अपनी खूबियाँ हैं, इसलिए वो आज ज़िंदा है। सबसे पहले जो है कि दवा का कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी कि मरीज़ को कोई भी दवा दी जाती है उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर कोई रिएक्शन होता है तो वो उसकी बदतरीक़े से होता है। देसी दवा जो है ज़रा देर से फ़ायदा करती है, लेकिन इससे मर्ज़ की जड़ जाती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी हाल में नुकसान नहीं देती, अगर ये वक्त को फ़ायदा न करे या कम करे, लेकिन नुकसान किसी हाल में नहीं देती। तिब का उसूल में एक ये भी है जो तबीयत की हम मदद करते हैं। डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं कहते कि जरासीम को मार दिया, उसके साथ साथ हम तबीयत की भी मदद करते हैं और बॉडी इम्यूनिटी को भी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और तीसरे बीमारी का इलाज भी करते हैं। यूनानी की चूँकि बुनियादी अप्रोच ये है जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को और बढ़ाना और तबीयत को इतना कवी कर देना कि वो जिस्म से अमराज जो वायरस हों या बैक्टीरिया हों जो अजसाम खबीसा हैं उन अजसाम खबीसा को रेडिकेट करे। यूनानी सिस्टम में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मैनेज करने में काम आ सकती हैं, ख़ासतौर से ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में या कैंसर के पेशेंट में जहाँ दवाओं के असरात मुरतब होते हैं गलत, उसको ठीक करने के लिए यूनानी दवाओं का इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे अमराज के अंदर हम डायरेक्ट कहना चाहिए अटैक और मुकम्मल इलाज फराहम नहीं कर सकते, लेकिन सपोर्टिव थेरेपी अपने में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बाद दफ़ा वो असल थेरेपी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लोगों के जहन में आ गया है कि अल्टरनेटिव सिस्टम की एक अपनी एक अहमियत है और लोगों ने उसको समझ लिया है और इसलिए यूनानी को एक अल्टरनेटिव सिस्टम के तौर पे, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के तौर पे, तरीक़े मुबादिल के तौर पे इसको आजकल पब्लिक बहुत हाथों हाथ ले रही है। तो यूनानी सिस्टम कॉम्प्रहेंसिव साइंटिफिक सिस्टम है और इसकी ग्रोथ पूरी कंट्री में नहीं बल्कि कंट्री से बाहर भी होना डेफिनेट है। और यही वजह है कि यूनानी तिब आज के वक्त में एक बार फिर से मशहूर होता जा रहा है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स ना होना, इलाज और दवाइयाँ बहुत महंगी ना होना, कुछ ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से लोग इसकी ओर माइल हो रहे हैं। यूनानी तिब जहाँ एक तरफ तेज़ी से मशहूर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी गलतफहमी भी हर ख़ास आम में देखी गई हैं जो सिर्फ यही बताती हैं कि यूनानी तिब के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है। आइए जाने ऐसी कुछ गलतफहमियों के बारे में। यूनानी के बारे में कहा जाता है कि साहब ये बहुत पुराना सिस्टम है और इसमें तो साहब बिल्कुल जमूद और बिल्कुल तारी है, इसके अंदर सुकूत जमूद तारी है कि साहब इसमें कोई रिसर्च ही नहीं हो रही है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। लेकिन हम लोगों ने 1996 में CSIR के साथ एक मेमोरेंडम किया था जिसके तहत CSIR की 16 लेबॉर्ट्री यूनानी दवाओं पे काम कर रही हैं, वहाँ पे रिसर्च होती है और उसके बाद जो यूनानी की ड्रग एफिकेसी क्लासिकल टेस्ट में लिखी हुई है वो उससे साबित होती है। लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि हम ऐसी कोई चूरन चटनी को बना दिया या कोई शरबत बना दिया और दे दिया साहब ये दवा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो मॉडर्न के पैरामीटर्स हैं, जो उनके जिस तरह से वो दवाएं बनाते हैं, जिस तरह से वो गोलियां बनाते हैं, जिस तरह से वो पाउडर बनाते हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स लेट डाउन हो चुके हैं। और इस सिलसिले में काउंसिल को बड़ी कामयाबी मिली है, बल्कि यूँ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि काउंसिल इस सिलसिले में जानी जाती है। तिब्बे यूनानी के बारे में आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि ये जो है सिर्फ हिंदुस्तानी के अंदर है और दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब तिब्बे यूनानी न सिर्फ ये है कि इस बर्र सग़ीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका यहीं पर नहीं है, इसकी तालीम और तरवीज और इसका तरीक़ा इलाज, बल्कि अब दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको मकबूल बना रहे हैं। लोगों में एक अजीब तरह का एक कॉन्सेप्शन है ये कि यूनानी में ज़्यादातर लोग एक ख़ास कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी से ही आते हैं, बाकी और कम्युनिटी के लोग नहीं आते। क्या बात है, ये सिर्फ क्या मुसलमानों में ही पॉपुलर है?
नहीं, ये गलत फहमी है। इलाज को किसी मज़हब से कहाँ जोड़ते हैं हम। कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसका नाम पूछते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं, हम उसका मज़हब नहीं पूछते। और ना मरीज़ जब किसी तबीब के, किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम और वैद्य के पास जाएगा तो ये सोच के नहीं जाएगा कि ये हिंदू है, मुसलमान है। वो ये सोच के जाएगा कि ये माहिर हैं, ये माहिर तबीब हैं, ये माहिर हकीम हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, इनसे मेरा शिफा मुझे मिलेगी। मैंने हकीम जी के बारे में सुना था, कई लोग फरीदपुर से हकीम जी से दवाई लेके गए थे, उनको काफ़ी रिलीफ में बिल्कुल ठीक हो गए। तो लोगों ने मुझे बताया कि रामपुर आप चले जाएं और हकीम जी बढ़िया आदमी हैं, उनसे दवाई लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। मेरे घुटनों में पेन था, मैंने बरेली में सभी डॉक्टरों को दिखाया, एक्सरा कराया, अल्ट्रासाउंड, सारी चीज़ें कराई। तो लोगों ने जब बताया कि भाई आप रामपुर चले जाएं, वहाँ हकीम जी बढ़िया दवाई दे देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जब मैंने सुना तो मैं रामपुर आया, मैंने हकीम जी से मिला, मैं संतुष्ट हुआ और दवाई ली है। मुझे विश्वास है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। मुझे ना भूख नहीं लगती थी, एसिड बनता था, सर दर्द भी बहुत रहता था। मैंने इंग्लिश दवाइयाँ बहुत ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने यूनानी दवाइयाँ ली तो इनसे मुझे बहुत रिलीफ है, भूख भी लगती है, मैं खाना भी खाती हूँ और सब चीज़ में मुझे बहुत ही आराम है। इन दवाइयों को लेने से सब ठीक रहता है और ना कोई साइड इफेक्ट होता है इनका। मेरा एक छोटा भतीजा है, उसको पी लिया है और जिगर विगर भी है, उसका इलाज चल रहा है, 5 दिन हो गए, सो भी आराम है। और आज ये सिस्टम हिंदुस्तान में इस तरह बस गया है कि ये यहाँ का अपना सिस्टम हो गया है। यहाँ के मासेस, यहाँ की जनरेशंस इसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं। आज ये इल्म जो है हिंदुस्तान में बहुत मजबूत शक्ल में खड़ा है और ये कि हिंदुस्तान आज इस इल्म के ताल्लुक से उस पोजीशन में है कि ये जिसको हम कहते हैं कि दुनिया की सरबराही हम लोग कर रहे हैं। ये फ़लसफ़ा रहा है हमारे हिंदुस्तान का, वसुधैव कुटुम्बकम, कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। और जाहिर सी बात है कि यूनानी भी एक परिवार के साथ हिंदुस्तान की ज़मीन में बस गया और इसकी जो भी यूनानी का तरीक़ा इलाज में बिलखुसूस जिन दवाओं का हम इस्तेमाल करते थे या जिन तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते थे, वो हिंदुस्तान उसके लिए पराई ज़मीन न थी। ये बात अब साबित हो चुकी है कि ये तिब महज तसव्वुरात पे नहीं है, वह सिर्फ ख़यालात और उसका यानी एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी साइंस है जिसको साइंसी बुनियादों पर इसको कायम किया जा रहा है। तो दोस्तों, इल्म सेहत की इस कड़ी में हमने देखा कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। हमने जाना इसकी शुरुआत और इसके फ़रोग़ के बारे में, इसके बानी और इसकी कोशिशों के बारे में, और इस पेथी के मौजूदा हालात के बारे में। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूनानी के एतबार से बीमारियों की पहचान कैसे की जाए, यानी वो कौन कौन से तरीक़े हैं जिनसे बीमारी की पहचान की जा सकती है। इसी के साथ आप सभी को लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करते हुए इजाज़त देता हूँ। खुदा सबको सेहतमंद रखे। खुदा हाफिज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हम